नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम लेकर आए हैं आपके लिए नया सवेरा। बिल्कुल, यहाँ हम बात करेंगे नए भारत की रफ्तार की, क्योंकि आम बजट से पहले आज सामने आएगी देश की आर्थिक सूरत और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ आज होने वाला है गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य समापन। बताएंगे आपको इसकी खासियत के बारे में भी। इसके साथ ही प्रेस रिपोर्ट्स की भी बात होगी। खेल जगत में क्या कुछ रहा हिट और कैसे होगी आपकी सेहत फिट करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी बेहद ही खास। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और मैं हूं आपके साथ संध्या शर्मा। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत सुर्खियों के साथ। आम बजट से पहले आज सामने आएगी देश की आर्थिक सेहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के दोनों सदन में पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। शोक में डूबा महाराष्ट्र। उप मुख्यमंत्री अजित पवार का राजकीय सम्मान के साथ बारामती में होगा अंतिम संस्कार। अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ऊर्जा क्षेत्र के सीईओ से बात। कहा, वैश्विक ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के संतुलन में भारत की अहम भूमिका। भारत के विकास की गति पर सीईओ ने भी जताया भरोसा। अमेरिकी राष्ट्रपति की ईरान को धमकी, न्यूक्लियर डील करो या हमले के लिए रहो तैयार। ईरान का पलटवार, समझौते के लिए तैयार लेकिन किसी भी हमले का देंगे कड़ा जवाब। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य समापन आज। थल सेना, नौसेना और वायुसेना समेत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड देंगे मनमोहक प्रस्तुति। और आज तय होंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला सिंगल्स के फाइनलिस्ट। पहले सेमीफाइनल में सबालेंका और स्वितोलिना की भिड़ंत, तो दूसरे मैच में जेसिका और एलिना होंगी आमने सामने। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से, जहां देश की आर्थिक सेहत आखिर कैसी है इसका पता आज लग जाएगा। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी और इस सर्वेक्षण के जरिए देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति, प्रदर्शन, चुनौतियां और आगे की दिशा का विश्लेषण किया जाता है। इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगुवाई में तैयार किया जाता है। ये सरकार का विश्लेषण से भरा एक दस्तावेज होता है, न कि कानून या फिर बजट। इसी सर्वेक्षण के जरिए सरकार को बजट बनाने में दिशा मिलती है और देश को अर्थव्यवस्था की स्पष्ट तस्वीर भी मिल जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण में आमतौर पर जीडीपी वृद्धि दर, रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति, महंगाई, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन, बैंकिंग, निवेश और वित्तीय स्थिति, वैश्विक अर्थव्यवस्था का असर और आने वाले वर्ष का इकोनॉमिक आउटलुक शामिल होता है। तो सीधे तौर पर संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। तो बहुत ही खास रहने वाला है आज का दिन भी संसदीय कार्रवाई के लिहाज से। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधिकारिक ये दस्तावेज होता है और इसके साथ साथ ये संपूर्ण लेखा जोखा होता है देश की आर्थिक प्रगति का।
बीते एक साल की बात करें तो आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा पेश किया जाता है। सर्वेक्षण के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जो तमाम चुनौतियां हैं और उनका समाधान किस तरह से निकाला जा सकता है, सरकार उसके लिए क्या कुछ तैयारियां कर रही है, वो इस संपूर्ण लेखा जोखा में बताया जाता है। वित्त मंत्रालय की ये वार्षिक रिपोर्ट होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधिकारिक दस्तावेज होता है ये आर्थिक सर्वेक्षण। तो बिल्कुल जो बीता हुआ साल है, उस बीते साल में क्या कुछ चुनौतियां रही और क्या कुछ अपने देश की सेहत रही अर्थव्यवस्था के नजरिए से, उसका पूरा बखान इस सर्वेक्षण के जरिए किया जाता है। इसके साथ ही आखिर आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार कौन करता है, वो भी आपको बताते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसको तैयार करता है, जहां मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा निर्माण किया जाता है। बजट से पहले संसद में पेश करने की परंपरा है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश होगा और उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जिससे कि जो बीता हुआ साल है आर्थिक नजरिए से वो कैसा रहा वो बताएगा। और इसके साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण का इतिहास भी आपको बताते हैं। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 1951 के बीच पेश किया गया था। 1964 तक बजट के साथ पेश होता था। बजट वर्सेस आर्थिक सर्वेक्षण, यानी कि दोनों को साथ में पेश किया जाता रहा। लेकिन बजट होगा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, यानी कि जो अब बजट आएगा 26-27 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण है। 2025-26 के लिए ध्यान देने योग्य बात है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होगा वो 2025-26 का होगा और बजट वही 2026-27 का। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सदन में रखेंगी। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-1951 में पेश किया गया था। तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो इतिहास अभी तक रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो बीते हुए साल का होता है और जो बजट आता है वो अगले साल के लिए आता है। यानी कि बजट जो होगा वो 2026 और 27 के लिए होगा और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का है कि आखिर बीता हुआ साल आर्थिक नजरिए से, इकोनॉमिक दृष्टि से कैसा रहा है भारत का, वो इस दौरान आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया जाएगा। और इसीलिए हम तमाम चुनौतियों और समाधान की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2025-26 की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चुनौतियां थी और आने वाले वर्ष में उसका समाधान किस तरह से निकाला जा सकता है, इस पर खास तौर पर इस सर्वेक्षण के माध्यम से सदन के पटल पर तमाम बातें रखी जाएंगी। और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज हमारे साथ इस पूरी खबर को लेकर के हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, सदन के पटल पर रखा जाएगा। ऐसे में अगर हम आगे भविष्य की दिशा की बात करें तो किस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये 2026-27 के लिए एक नई दिशा देता हुआ सामने होगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से आपने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाने की कोशिश की, वो निश्चित तौर पर बहुत ही सारगर्भित है। और यह जो आर्थिक सर्वेक्षण जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लेकर आएंगी लोकसभा में और फिर उसके बाद राज्यसभा में जिसे टेबल किया जाएगा, निश्चित तौर पर बीते साल का पूरा जो है वो सरकार का दस्तावेज होता है। पूरा जो आर्थिक जो बजट है उससे पूरे साल भर जो गतिविधियां रही और किन किन स्थितियों से भारत गुजरता हुआ आर्थिक उन्नति की पटरी पर आया, उसका पूरा दस्तावेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसको सदन के पटल पर रखती हैं। और ये एक परंपरा रही है और इसका एक लंबा इतिहास रहा है। और आज ये उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा में जो लोकसभा की कार्यसूची है उसमें लिस्टेड जो सूची है उसमें क्वेश्चन आवर और क्वेश्चन आवर के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे सदन के पटल पर रखेंगी और राज्यसभा में उसके बाद जो है वो लोकसभा के बाद राज्यसभा में इसे टेबल किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि जो बजट पेश किया जाएगा और रविवार का दिन होगा, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और इसे उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री जो अरुण जेटली थे, अरुण जेटली ने इसे एक दिन फिक्स किया। उन्होंने 1 फरवरी का दिन जो है वो चिन्हित किया तारीख, और इस बार रविवार पर रहा है। और रविवार के दिन लगता है कि पहली बार रविवार के दिन संसद में बजट पेश किया जाएगा, जिस पर दुनिया भर के लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। और आर्थिक सर्वेक्षण के साथ ही बजट पेश किए जाने की जो परंपरा रही है, जो बजट पेश किया जाना है, उस कड़ी को आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इसके साथ ही राजेश, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो बीता हुआ साल बहुत बेहतर नजर आया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिहाज से भी अगर हम देखें तो, और खासतौर पर जो कई वस्तुओं पर जीएसटी कम होना, व्यापारियों में भी इसको लेकर काफी खुशी थी। जो एक तरह से हम देखें तो दिवाली के समय पे जब जीएसटी कम हुआ उसका सीधा असर मार्केट पर पड़ा और मार्केट ने एकदम बूस्ट करता हुआ मार्केट नजर आया। कहीं ना कहीं उसकी भी एक झलक आज के इस आर्थिक सर्वेक्षण में नजर आएगी। राजेश,
देखिए, निश्चित तौर पर सरकार जो अपनी उपलब्धियां हैं उसको बताने की कोशिश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संकल्प है कि हिंदुस्तान आर्थिक मोर्चे पर दुनिया भर के मुल्कों में अब खुद को compete करे जी और एक आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरे, उस बिल्कुल। दिशा में कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। और उसकी झलक आर्थिक सर्वेक्षण में देखी जाएगी कि पूरे साल भर सरकार ने किन किन मोर्चों पर आर्थिक समृद्धि लाने की कोशिश की। और जी आपने बिल्कुल सही कहा कि जीएसटी जो कभी 12% 18% लोगों को पे करना पड़ते थे, वो अब 5% जो है वो तमाम तरह की जो छोटे कारोबारी हैं या बड़े कारोबारी हैं उनके लिए एक बड़ा जो है वो राहत जीएसटी में देखने को मिला है। जी निश्चित तौर पर सरकार इन बातों का जरूर उल्लेख करना चाहेगी जी और जो जिन जिन मोर्चों पर आर्थिक प्रगति भारत ने की है उसका बिल्कुल। उल्लेख साफ तौर पर उस पर नजर आएगा। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कि रविवार को बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश करेंगी और उसके बाद फिर उसे राज्यसभा में भी टेबल किया जी जाएगा। राजेश। और देखिए राजेश, पूरी दुनिया ने माना है कि भारत निश्चित तौर पर एक तेजी से उभरती हुई मजबूत अर्थव्यवस्था है। ऐसे में जो बजट है वो बेहद ही खास रहने वाला है। ये उम्मीद है पूरे देश के नागरिकों की भी है, क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसमें तमाम जो चुनौतियां रही हैं उसका जिक्र और साथ ही साथ कैसे हम उसका समाधान निकाल सकते हैं उसका जिक्र भी होता हुआ नजर आ सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पिछले कई वर्षों से लगातार बजट पेश कर रही हैं और निश्चित तौर पर उनकी जो कोशिश होगी कि आम वर्ग है जो खास खास के अलावा जो आम लोग हैं, आम लोगों का सरकार प्रतिनिधित्व करती है और आम लोगों के बजट पर उनके जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, उनके किचन का बजट न गड़बड़ाए और जो आम लोग हैं उनके सेहत का ख्याल रखने की कोशिश सरकार हमेशा करती रही है। जी और इस जो आने वाला जो बजट है, इस बजट में ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे के लिए भी कई तरह के प्रावधान हो सकते हैं। बिल्कुल। रेलवे को और भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए रेलवे को काफी सारी सुविधाएं दी जा सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय रेल लगातार दिन दूनी रात चौगुनी लगातार प्रगति कर रही है जी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार चिंतित रहते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हमेशा हमने देखा कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के परिचालन के साथ ही भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दुनिया भर के मुल्क से खुद को compete करने के लिए भारतीय रेल लगातार मशक्कत भी कर रहा है। जी इस कड़ी में हमने देखा कि वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और अमृत भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसको आम लोगों के लिए सामान्य बोगियों में सफर करना जो आसान हुआ है, ये बिल्कुल कहीं ना राजेश। कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। जी तो निश्चित तौर पर रेलवे को लेकर भी देश भर के लोगों की नजरें टिकी रहेंगी कि बिल्कुल। इस बजट में वित्त मंत्री क्या कुछ पिटारा खोलती है जी भारतीय रेल के लिए, ताकि रेल जी और भी लगातार जो है प्रगति की पटरी पर दौड़ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो भारत का बीता हुआ साल आर्थिक सर्वेक्षण इस बार आज नजर आएगा और इस आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए हमें कहीं ना कहीं ये आगे की जो दिशा है संध्या वो भी तय होगी और बजट को लेकर भी इस वक्त पूरे देश को काफी सारी उम्मीदें हैं। हर वर्ग इस वक्त उम्मीद कर रहा है इस बार के बजट से। बिल्कुल कृतिका, और जब हम प्रगति और उन्नति की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर सभी की निगाहें हैं कि किस तरह का बजट इस बार सामने आएगा, क्योंकि वो तय करेगा कि हमारा भारत देश किस तरह से आर्थिक तौर पर और भी मजबूत होगा और जिन तमाम लक्ष्यों को, जिन तमाम संकल्पों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाला बजट उसमें अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए, नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। की देगी मीरज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस एक पॉलिसी। अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक दुखद खबर की, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय हर एक व्यक्ति की आंखें नम है। शोक में डूबा हुआ है महाराष्ट्र और अपने नेता को अंतिम विदाई देते हुए आज भावनाओं का गुबार वहां पर निकल रहा है। बिल्कुल, एनसीपी के नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार आज सुबह लगभग 11 बजे बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाना है और इस दौरान देश भर से तमाम नेता मौजूद रहने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा भी की है। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक है। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थाएं आज बंद हैं और राज्य में सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका रहेगा। तो बीते कल एक दुर्घटना में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन हो गया था। उनका जो प्लेन है क्रैश हुआ और इस हादसे में उनका निधन हो गया था। और आज पूरा महाराष्ट्र जो है वो इस समय शोक में डूबा हुआ है। 11 बजे पूरा कार्यक्रम रहेगा आज का और वहाँ की तस्वीरें भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और जो उनके परिजन हैं और साथ ही जो उनके चाहने वाले हैं, उन सभी की आंखें इस समय नम हैं। आज अंतिम संस्कार होगा करीब 11 बजे का समय, जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए काफ़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से उड़ान भरने के बाद में बारामती में उनका एक कार्यक्रम था, कल वहाँ उन्हें पहुँचना था, लेकिन उनका जो प्लेन है वो वहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इस हादसे में उनकी मौत हो जाती है। तो 3 दिन का राजकीय शोक भी, इसको लेकर राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी शिशिर शेलार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। शिशिर, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास में? क्योंकि इस समय जो अजीत दादा के जो चाहने वाले हैं, जो परिजन हैं और जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो भी काफ़ी ज़्यादा थी उनकी एक बतौर नेता के तौर पर भी। तो ऐसे में सभी की आंखें इस समय नम है। शिशिर। बिल्कुल, देखिए रितिका, सबसे पहली बात तो जहाँ से शुरुआत हुई थी आज उसी जगह से जो है अजित पवार ने दुनिया को अलविदा कहा है। इस वक्त हम महाराष्ट्र के बारामती में हैं। बारामती जो कि पवार का गढ़ माना जाता है, पवार परिवार का। चाहे शरद पवार हो, सुप्रिया सुले हो या अजित पवार हो, तीनों भी जो है यहीं से जो है चुन के आए थे। खासतौर पर बात करें अगर अजित पवार की, तो 1991 से उनका ये सफ़र शुरू हुआ था, जब पहली बार वो सांसद चुने गए थे। लेकिन उससे पहले भी जो है ज़िला परिषद हो या फिर हम ग्राम पंचायत की बात करें, तो जो स्थानीय निकाय है वहाँ पर उन्हें अपनी पेठ बढ़ाई थी। उसके बाद जो है चुनाव जीत के आए थे और उसके बाद जो है हमने देखा कि कैसे इस प्रकार से 1991 में वो दिल्ली पहुंचे। हालांकि तब से लेकर अब तक का अगर सफ़र देखा जाए, जिसमें वो सांसद भी बने और उसके बाद लगातार विधायक चुने गए, इसी बारामती जो इलाका है यहाँ से। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है उनका अंतिम विधि होने वाला है। ये विद्या प्रतिष्ठान का ये पूरा प्रांगण है जहाँ पर ये तैयारियाँ की जा रही है। खासतौर पर आप देख पा रहे इन तस्वीरों में कि
जो यहाँ पर जो अंत्यविधि होने वाला है वहाँ पर जो है चिता जहाँ पर लगने वाली है वहाँ पर ये तैयारियाँ इस वक्त की जा रही है। लोग आना शुरू हो चुके हैं, खास तौर पर जैसे मैंने कहा कि उनका ये गढ़ रहा है और इसे में लोगों के काफ़ी करीब थे अजीत पवार, ख़ास तौर पर जो बारामती के लोग हैं, और इसलिए हम देख पा रहे हैं कल से पूरी बारामती ठप है। मतलब ये पूरा बारामती ज़िला जो है यहाँ पे जो आस्थापना है वो कल से जो है बंद रखी गई। हालांकि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन लोग इस वक्त इतने शोकाकुल यहाँ पर है कि हम यहाँ पर आने के बाद ये परिस्थिति महसूस कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें आज अगर देखा जाए तो अजीत पवार का जो पार्थिव है वो यहाँ से बारामती में उनके जो गांव है काटेवाड़ी गांव है वहाँ पर पहुँच चुका है। तकरीबन 2 घंटे तक वो पार्थिव जो है वहीं पर रखा जाएगा और उसके बाद जो है इसी विद्या प्रतिष्ठान प्रांगण में लाया जाएगा। यहाँ पर अंत्यविधि यहाँ पर की जाने वाली है। यहाँ पर हम देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आएंगे, साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल, राज्य का पूरा मंत्रिमंडल भी यहाँ पर होगा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, सभी जो वीआईपीज़ है वो यहाँ पर आएंगे उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए। इस वक्त पूरा पवार परिवार जो है उनके काटेवाड़ी गाँव में मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर उनका जो पार्थिव पहुँच चुका है। शरद पवार और सुप्रिया सुले, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके दोनों बच्चे वो इस वक्त उनके मूल गांव में है। हालांकि यहाँ से उनका जुड़ाव काफ़ी अगर देखा जाए तो पुराना है। खासतौर पर काटेवाड़ की जो वो बात करते हैं, चूँकि आप हम समझ पाते हैं कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद पे रहने के बावजूद भी जो है सप्ताह के 2 दिन जो है वो बारामती ज़रूर आते थे और यहाँ पर जो विकास कार्य चल रहा है, जो काम हो रहा है, उनको पर्सनली मॉनिटर करते थे। खासतौर पर यहाँ से लोगों से उनकी 1-to-1 बातचीत होती थी और इसीलिए जुड़ाव जो है काफ़ी खास है और इसीलिए उनकी जो पार्थिव है अभी काटेवाड़ी गांव जो है वो इस वक्त पहुंचा है और उसके बाद तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर जो यहाँ पर हम खड़े हैं विद्या प्रतिष्ठान, यहाँ पर वो पार्थिव लाया जाएगा। तो ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है विद्या प्रतिष्ठान प्रांगण में पहुँचने की उम्मीद है। कल जब उनका पार्थिव यहाँ पर दर्शन के रखा गया था, जब बारामती मेडिकल कॉलेज से यहाँ पर लाया गया था, उस वक्त भी हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, लोग उनके दर्शन करने आए थे। और अभी भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ बारामती ज़िला नहीं, बारामती ज़िले के आसपास के जो ज़िला है, फिर चाहे पुणे, पिंपरी चिंचवड़ हो, ये बाकी अन्य ज़िले हो, यहाँ से भी बड़ी तादाद में जो है उनके जो फॉलोअर्स है, साथ ही साथ जो राष्ट्रवादी पार्टी का परिवार है वो लोग यहाँ पर आएंगे, कार्यकर्ता यहाँ पर होंगे, सभी उनके लीडर्स यहाँ पर आने की यहाँ पे संभावना है। और इसीलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए, बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस जो है एक्स्ट्रा डिप्लॉय फोर्स यहाँ पे की गई, सीआरपीएफ को जो है डिप्लॉय किया गया और लोगों से भी माइक के ज़रिए ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि कहाँ पर उनको आना है, कहाँ व्यवस्था की गई है। ख़ास तौर पर कृतिक अजीत पवार की बात करें तो हमने देखा कि 6 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं अजीत पवार और इसीलिए प्रशासन पर उनका काफ़ी गाढ़ा जो है अनुभव रहा है। और इसी का नतीजा ये है कि जब आप बारामती आएंगे तो बारामती को जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया है अजीत पवार ने, वो एक काबिल तारीफ़ है। फिर चाहे वो यहाँ की सड़कें हों, यहाँ की बिजली पानी की व्यवस्था हो, सुविधा हो, या फिर हम बात करें हर आम के लिए जो ज़रूरत होती है उसके यहाँ पर खासा इंतज़ाम किया गया। अच्छी शिक्षण संस्था यहाँ पर लाई गई है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो यहाँ पर है, MIDCs के द्वारा जो है रोज़गार देने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो ऐसे में एक मॉडल ज़िला जिसे हम कहते हैं वो बनाने का प्रयास अजीत पवार ने बारामती में किया और इसी प्रेम के लिए और इसी स्नेह के लिए हम देख पा रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग अभी से आना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन यहाँ का वक्त दिया गया है 11 बजे जो है उनका पार्थिव विद्या प्रतिष्ठान में आ सकता है और उससे पहले ही, हालांकि अब सुबह से हम देख पा रहे हैं कि जब से यहाँ पे जो है पुलिस ने गेट ओपन किया, लोग अंदर आना शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती जाएगी अपने नेता को अलविदा कहने के लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में हुजूम यहाँ पे उमड़ेगा और जाहिर सी बात है ऐसे में ख़ास तौर पर वो लोग जो अजीत पवार के काफ़ी करीबी थे, इतने सालों से उनके साथी थे, फिर चाहे वो हम बात करें समाज कारण की या फिर राजनीति की, उनसे जुड़े हुए लोग खास तौर पर यहाँ पर आएंगे। हम कल एक्चुअली जब ये हादसा हुआ था उसके बाद हमने कुछ राष्ट्रवादी के नेता थे उनसे भी ये जानने का प्रयास करते हैं कि कुछ लोग जो है उनके मुंह से शब्द नहीं आ रहे थे। आप समझ सकते हैं किस प्रकार से भाव विवश थे वो। कुछ ऐसा ही आलम इस वक्त शरद पवार परिवार में है। हालांकि दोनों पार्टियां अलग ज़रूर थी, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कोई मौका नहीं रहा पारिवारिक जब दोनों पार्टियां जो नेता है दोनों पार्टियों के, फिर चाहे वो सुप्रिया सुले हो, शरद पवार या अजीत पवार, एक साथ नहीं आए।
ये वही बारामती इलाका है जहां पर दो पार्टियां होने के बावजूद भी दिवाली के मौके पर हम देख पाते थे कि किस प्रकार से दोनों परिवार एक साथ आके और पूरे उत्साह से दिवाली मनाते थे, लेकिन सिर्फ परिवार के साथ नहीं बल्कि यहाँ पर जो ग्रामस्थ उपस्थित है उनके साथ भी। तो इस प्रकार से एक माहौल घर का यहाँ पर है और इसलिए मैंने पहले कहा था कि जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी आज वही जगह से जो है अजीत पवार जो है दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। बिल्कुल शिशिर, देखिए राजनीति को एक नई परिभाषा देने का काम किया अजीत दादा ने, और न केवल विभिन्न क्षेत्र बल्कि सहकारिता क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसे किस तरह से मजबूती प्रदान की जा सकती है उसमें उन्होंने अपूर्णीय योगदान भी दिया है। और ऐसे में आज जब अजीत दादा अपने अंतिम सफर पर है तो निश्चित तौर पर हर आंखें नम है, पूरा महाराष्ट्र आज शोक में डूबा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बात की सहकारिता को लेकर, सहकारिता का यही जाल जो है बुना है पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में पवार परिवार के द्वारा, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में खासतौर पर अगर बात करें हम शुगर फैक्ट्रीज़ की बात करें, साथ ही साथ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है उनकी अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें ज़िला बैंकों की जहां पर जिसके ज़रिए जो है फिर चाहे वो किसानों को ऋण देना हो या फिर बाकी अन्य चीज़ें हो, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए पूरे महाराष्ट्र में खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र में सहकारिता का एक जाल इस प्रकार से बुन गया है, और उसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा योगदान पवार का भी है, पवार परिवार का भी है, जिसमें अजीत पवार भी मौजूद थे। फिर चाहे जब हम बात करते हैं तो पुणे जो पुणे ज़िला बैंक है, बारामती ज़िला बैंक है, या फिर अगर हम बात करें शुगर फैक्ट्रीज़ की, जो करियर की शुरुआत उन्होंने की थी, हालांकि मैंने कहा कि 1991 में जो सांसद बने थे, लेकिन उससे ही आसपास अगर देखा जाए तो वो एक शुगर फैक्ट्री के डायरेक्टर भी बने थे। और ये बात उन्होंने कही थी अपने एक इंटरव्यू में कि जब उनकी शादी हुई थी तब जो उनके ससुराल वाले थे उनको कहा गया था कि अजीत पवार जो है वो एक शुगर फैक्ट्रीज के संचालक है, एक डायरेक्टर है। तो वो उनका एक प्रोफाइल था जब वो कहता है कि जब मेरे करियर की शुरुआत हुई थी। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक सहकारिता में ही उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, काम की, और उसके बाद इसी क्षेत्र को जब वो राजनीति में आए तो बढ़ाने का प्रयास उन्होंने किया। विद्या प्रतिष्ठान का ये प्रांगण जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये एक शिक्षण संस्था है और इसके विद्या प्रतिष्ठान के शिक्षण संस्था के विश्वस्त भी जो है अजीत पवार रहे हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा बारावती में अगर बात करें खासतौर पर तो कई रैत शिक्षण संस्था जो कि पूरे महाराष्ट्र में काम कर रही है, रैत शिक्षण संस्था का काम काफ़ी बड़ा है, वो भी सहकारिता से जुड़ी है। खासतौर पर ऐसे विद्यार्थियों को जो गाँव खेड़े से आते हैं उनको शिक्षण देने का जो है काम रैत शिक्षण संस्था करती है। वही अगर शुगर फैक्ट्रीज की बात करें तो फिर महाराष्ट्र के अलग अलग जो है ज़िले में जो ये शुगर फैक्ट्रीज काम करती है, जो कि गन्ना किसानों को अगर देखा जाए काफ़ी राहत देती है। तो ऐसे में ये अलग अलग जो सेक्टर्स है उनके जरिए सहकारिता को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इस पर अजीत पवार का खासा ध्यान होता था। और इसका उदाहरण हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि हालांकि उप मुख्यमंत्री ज़रूर थे, लेकिन सप्ताह के 2 दिन वो ज़रूर बारामती में आते थे और इन लोगों से भी बात करते थे जो उनके खास थे, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी समस्या है या फिर बारामती का विकास और किस प्रकार से किया जाए, इस पर उनका ज़्यादा ध्यान था। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही वहाँ की जो ताज़ा तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो सीधे तौर पर आज इस समय महाराष्ट्र में हर किसी की आंखें नम हैं और हर कोई इस वक्त नम आंखों से अजीत दादा को अंतिम विदाई देता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब रुक कर लेते हैं अन्य तमाम खबरों का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर दुनिया भर की बड़ी एनर्जी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 के दौरान हुई इस बैठक में पीएम ने भारत की तरक्की का पूरा खाका खींचा। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है और ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अहम भूमिका भी निभाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि भारत में तेल गैस की खोज और उत्पादन में करीब 100 अरब डॉलर के निवेश का मौका है। इसके साथ ही उन्होंने कंप्रेस्ड बायोगैस सेक्टर में भी 30 अरब डॉलर के अवसरों की जानकारी साझा की। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में आए सीईओ ने भारत की नीतियों और यहाँ के कारोबारी माहौल पर भी पूरा भरोसा जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भले ही अभी अनिश्चितता का माहौल हो, लेकिन भारत एक भरोसेमंद साथी बनकर खड़ा है। उन्होंने सभी से मिलकर काम करने और नई तकनीक पर जोर देने की भी अपील की। आपको बता दें कि इस बैठक में बीपी और टोटल एनर्जीज जैसी कंपनियों के 27 बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। रुक करते अगली खबर का। यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच आज सुनवाई करने वाली है। नए नियमों को चुनौती देते हुए दाखिल याचिकाओं पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमालिया बागची की बेंच सुनवाई करेगी।
याचिकाओं में कहा गया है कि ये नियम भेदभावपूर्ण और सामान्य वर्ग के लोगों को मौलिक अधिकार का हनन करने वाले हैं। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है, जिस पर हर किसी की नजर है। लेकिन इसी के साथ ही आपको बता दें कि आखिर यूजीसी के जो नए नियम है वो क्या कहते हैं। पिछड़े वंचित छात्रों से भेदभाव होने पर ईओसी जो है, जो इक्विटी कमीशन है, वो मदद करेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और साथ ही हर कॉलेज में समता समिति बनानी होगी। ये नियम इस समय यूजीसी के जो नए नियम हैं वो लाए गए हैं। इसके साथ ही समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, दिव्यांग इसमें शामिल होंगे इस कमीशन में। और शिकायत पर 24 घंटे के अंदर ही मीटिंग लेना जरूरी है। और इतना ही नहीं, 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी। अनिवार्य तौर पर कॉलेज को 7 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू करनी होगी। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा, यानी कि समय सीमा निर्धारित की गई है कि किस तरह से अगर शिकायत होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ईओसी हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट भी देगा। और इसके साथ ही कॉलेज की जातीय भेदभाव पर यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी। इसलिए कोई भी मामला सामने आता है तो उस पर यूजीसी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी बनाया जाएगा, जिसमें पिछड़े वंचित छात्रों से भेदभाव होने पर ईओसी जो है वो पूरी तरह से मदद करेगा। और इसी के साथ नया खबर में अब आगे बढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक बेहतरीन पहल की शुरुआत की थी। और इस पहल की 50 बैठकें अब तक हो चुकी है, जिसमें 85 लाख करोड़ के 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को पूरा भी किया जा चुका है। प्रगति की पहल कैसे हर क्षेत्र में कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। तो पूर्वोत्तर के जो दुर्गम इलाके हैं वहां पे सालों से अटके हुए पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट आखिरकार रफ्तार में आ चुका है। फॉरेस्ट क्लियरेंस, सड़क और समन्वय की बाधाओं को प्रगति मॉडल ने कैसे तोड़ा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं, जहां प्रगति की सफलता पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्वोत्तर के कठिन पहाड़ों और घने जंगलों के बीच पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट सालों तक अटका रहा। 110 मेगावाट की इस परियोजना को 2012 में पूरा होना था, लेकिन 15 हेक्टेयर भूमि का डायवर्जन, 3 132 केवी लाइनों की मंजूरी, खराब एक्सेस रोड और विभागों के बीच समन्वय की कमी, इन सब के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। पीएम ऑफिस का मॉनिटरिंग का द्वारा और कोऑर्डिनेटली काम करने का द्वारा ये प्रोजेक्ट 2018 मई में कमीशन हुआ है। ये प्रोजेक्ट चलने के वजह से अभी ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जो पावर सिनेरियो है वो काफ़ी सुधार आया है। और ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये ग्रीन एनर्जी है। 2015 में ये मामला प्रधानमंत्री की प्रगति मीटिंग में पहुंचा और यहीं से प्रोजेक्ट की दिशा बदली। फॉरेस्ट क्लियरेंस को फास्ट ट्रैक किया गया, विवादों को त्रिस्तरीय टीम बनाकर हल किया गया और एक्सेस रोड को क्रिटिकल डिपेंडेंसी मानकर बीआरओ और एमओआरटीएच को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। पहली बार सभी एजेंसियां एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर काम करने लगीं। इन निर्णायक हस्तक्षेपों का असर साफ दिखा। पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट ने वर्षों की देरी के बाद गति पकड़ी और पूर्वोत्तर की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का मजबूत आधार बन गया। ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि प्रगति मॉडल ने फाइलों में अटके प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की नई कार्य संस्कृति दी, जो कि अब मंत्र बन गया है। समयबद्धता, समन्वय और तेज डिलीवरी, इसी को लेकर सभी विभाग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और नया सवेरा में अब बात करते हैं एक दिन एक उत्सव की। इसके माध्यम से हम भारत की विविधता में निहित एकता को आप तक पहुंचा रहे हैं। हर कड़ी में देश के किसी एक उत्सव को केंद्र में रखा जा रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय पहचान रखता हो या फिर किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। लेकिन इसके साथ ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और अर्थपूर्ण हो। और ये सीरीज भारत की जीवंत परंपराओं, लोक विश्वासों, ऐतिहासिक विरासत और कलात्मक अभिव्यक्तियों को एक भावनात्मक और ज्ञानवर्धक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करेगी। चारों तरफ घना जंगल और जंगल के बीचों बीच मौजूद आस्था और विश्वास का अटूट प्रतीक ये मंदिर। गोवा की सीमा पर मौजूद चोरला में ये रामेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आज यहाँ दिखेगी रामेश्वर उत्सव की रौनक, जिसका इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है। ये सालाना कार्यक्रम भक्तों को घने जंगल के बीच बसे प्राचीन रामेश्वर मंदिर में आकर्षित करता है। इस उत्सव में चोरला की परंपरा की झलक नजर आती है। इस दिन विशेष वैदिक प्रार्थनाएं, पारंपरिक रीति रिवाज और सामुदायिक सभाएं होती हैं। भक्त बड़ी संख्या में भगवान रामेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस मंदिर में मुख्य आकर्षण का केंद्र है यह स्वयंभू शिवलिंग। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ग्रामीणों को इस घने जंगल वाले इलाके में ये शिवलिंग मिला था, जिसे अलौकिक मानते हुए यहाँ इस पवित्र मंदिर की स्थापना हुई। तब से हर साल इस उत्सव को मनाने की परंपरा जारी है, जो न सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि चोरला समुदाय की समृद्ध विरासत और संस्कृति का भी द्योतक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत उत्सव की भूमि है और विविधता में एकता यहाँ पर साफ तौर पर नजर आती है। संस्कृति के तमाम रंग भारत में निहित हैं और हर रोज इस विशेष सीरीज के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम भी आपको भारत की इस विविधता के दर्शन करवाएं और दिखाएं कि किस तरह से हम प्रकृति को पूज रहे हैं, किस तरह से हम ईश्वरीय आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बताते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के तौर पर आज दिल्ली में विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा और इस अवसर पर भारतीय धुनों और देशभक्ति से ओतप्रोत संगीत की गूंज सुनाई देगी। ये समारोह परंपरागत रूप से अत्यंत भव्य और अनुशासित तरीके से संपन्न होता है। इस खास मौके पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड अपनी मनमोहक और देशभक्ति से भरपूर प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम की शुरुआत मास्ट बैंड की प्रसिद्ध धुन कदम कदम बढ़ाए जा के साथ होगी। बिल्कुल, और इसके बाद में पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड अतुल्य भारत, वीर सैनिक, मिलीजुली नृत्य, सरिता, मरुनी और झेलम जैसी धुनें प्रस्तुत करेगा, जहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का बैंड विजय भारत, हथरोही, जय हो और वीर सिपाही की धुनों से माहौल में एक जोश भर देगा। भारतीय वायुसेना का बैंड ब्रेव वॉरियर, ट्वाइलाइट्स, अलर्ट और फ्लाइंग स्टार की धुनें बजाएगा, जबकि भारतीय नौसेना का बैंड नमस्ते, सागर पवन, मातृभूमि, तेजस्वी और जय भारती की प्रस्तुतियां देगा। और इसके बाद भारतीय थल सेना का बैंड विजय भारत, आरंभ है प्रचंड है, ए वतन, आनंद मठ, सुगम्य भारत और सितारे हिंद जैसी प्रेरणादायी धुनों से पूरे समा को बांधेगा। और अंत में मास बैंड भारत की शान, वंदे मातरम और ड्रम्स कॉल प्रस्तुत करेगा। समारोह का समापन हमेशा की तरह, हर बार की तरह बेहद लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा के साथ होगा, जिसे बगलर्स द्वारा बजाया जाएगा।
तो आज जहां बीटिंग द रिट्रीट इस पूरी सेरेमनी होगी, वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट और सर्वश्रेष्ठ झांकियों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और 3 अलग अलग जूरी पैनलों ने थल सेना, नौसेना, वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का मूल्यांकन किया है। तीनों सेनाओं में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट चुना गया, जबकि सीएपीएफएस और अन्य सहायक बलों में दिल्ली पुलिस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में महाराष्ट्र पहले, जम्मू कश्मीर दूसरे और केरल तीसरे स्थान पर रहा। वहीं केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय की झांकी वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा की पुकार को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। तो जो झांकियां दिखाई गई थी गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर, उसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन सी झांकियां आई हैं वो हमने आपको बताया। और इसी के साथ नया सवेरा में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आइए अब आपको लिए चलते हैं अखबारों की दुनिया में और आपको बताते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन कौन सी खबरें दिलचस्प अंदाज के साथ और साथ ही साथ प्रेरणा देते हुए अंदाज में प्रकाशित हैं। बिल्कुल, और दिलचस्प खबरों की बात करें और जरूरी और महत्वपूर्ण खबरों की अगर हम बात करें तो पहली और प्रमुख खबर है दवा कंपनियों से जुड़ी हुई। जी हां, अब दवा कंपनियों को ट्रायल के लिए दवा बनाने का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। ये नियम इस समय आ चुका है और इससे कहीं ना कहीं 3 महीने की बचत होगी। दरअसल आपको बता दें कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने दवाओं के परीक्षण के नियमों को इस समय सरल बना दिया है, जिसके तहत अनुसंधान के लिए सीमित संख्या में दवाओं के निर्माण के लिए मंजूरी लेने की प्रक्रिया को इस समय खत्म कर दिया गया है और अब जो संबंधित कंपनियां हैं उनको इसके लिए सिर्फ दवा नियामक CDSCO के पोर्टल पर सिर्फ ऑनलाइन जानकारी देनी होगी। इसके लिए लाइसेंस देने की जरूरत नहीं होगी। ये बड़ी खबर के तौर पर इसको प्रकाशित किया गया है। अगली खबर लेडी फार्मर से जुड़ी हुई है। आपको बताते हैं कि किस तरह से लेडी फार्मर ने न केवल खुद की तरक्की की राह बनाई बल्कि औरों को भी ये इस राह पर चलने के लिए प्रेरित कर रही है और प्रेरणा स्रोत के तौर पर काम कर रही है, खास तौर पर युवाओं के लिए। दरअसल राजस्थान के झालावाड़ जिले की महिला किसान सोनिया जैन ने परंपरागत खेती के स्थान पर औषधीय पौधों की खेती को अपनाकर अपने लिए और अन्य किसानों के लिए तरक्की की राह बनाई और उन्होंने कुसुम के फूल, सफेद मूसली, इसबगोल और शतावरी जैसे औषधीय पौधों के साथ सब्जियों की खेती शुरू की है और इसमें आसपास की कई महिलाओं को भी जोड़ा और साथ ही साथ नवाचार के साथ युवाओं को भी अपने साथ जोड़ा है। और इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर है फुटवेयर से जुड़ी हुई। जी हाँ, अब फुटवेयर में नई मांग जो लगातार आ रही है उससे अब भारत में कई सारे अवसर पैदा हो रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम देखें तो प्रमुख संस्थान और पाठ्यक्रम भी इस समय सामने आए, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद,
फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा और सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई व आगरा, जहां पोस्ट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करने की इस समय वहां पर दिया गया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारे अवसर इसको लेकर आ रहे हैं। एआई फिटिंग स्पेशलिस्ट, जो कि कस्टमाइज जूते जो होते हैं उनके लिए पैर के आकार और आराम के हिसाब से जूतों की डिजाइन और फिटिंग को सुनिश्चित करता है। 3D प्रिंटिंग इंजीनियर, वर्चुअल ट्राई ऑन डिजाइनर, स्मार्ट सेंसर, फुटवेयर रिसर्चर। और ऐसे में अगर इनकी सैलरी की बात करें, वेतन की अगर हम बात करते हैं, तो फुटवेयर डिजाइनर की शुरुआत में सालाना की अगर हम बात करें 2 से 3.5 लाख रुपए वो कमा सकते हैं। और जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो उसके बाद में 10 लाख रुपए भी वो कमा सकते हैं। फैक्ट्री प्रोडक्शन के पदों पर अगर हम देखें तो 15,000 रुपए प्रति माह से इसकी शुरुआत है। तो एक नया अवसर ये युवाओं के लिए लेकर आया है और रोजगार में आगे कई सारे रास्ते भी इसके जरिए खोले जा रहे हैं। और जब रास्ते खुल रहे हैं तो नई राहों की भी बात कर लेते हैं। दरअसल अदालत के बाहर भी वकालत के तमाम मौके हैं जिसे तमाम युवा अपना रहे हैं। तो वकालत अब सिर्फ मुकदमों और अदालत तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर युवा जा रहे हैं। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर आज जो अखबारों में प्रकाशित की गई प्रमुख खबरें वो हमने आपको बताई। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं टेक टॉक पर। तो केरल के शबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी बड़े ही साइंटिफिक तरीके से हुई है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि गर्भगृह के दरवाजे के पैनल बदले नहीं गए थे, बल्कि तांबे की चादरों पर चढ़ी सोने की परत को रासायनिक प्रक्रिया के जरिए उतारा गया था। ये निष्कर्ष विशेष जांच दल SIT को सौंपे गए और बुधवार को केरल हाईकोर्ट के समक्ष भी रखे गए हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि वैज्ञानिकों ने विश्लेषण के बाद में अदालत को ये भी जानकारी दी कि शबरीमला में लगे दरवाजों के पैनल मूल तांबे की चादरें ही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जिन चादरों को हटाकर बाद में दोबारा लगाया गया था, उनके नमूनों में सोने की मात्रा में कमी पाई गई और इससे ये साबित होता है कि तांबे को नुकसान पहुंचाए बिना सोने को अलग किया गया। सोना निकालने में पारा और अन्य रासायनिक घोल का इस्तेमाल किया गया। वैज्ञानिकों ने यह भी जानकारी दी कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मूल चादरों को हटाकर नई चादरें लगाई गई हों। और चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि एक बड़ा सैन्य बेड़ा तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान को अमेरिका के साथ परमाणु समझौता कर लेना चाहिए या हमले के लिए तैयार रहे। यह हमला पहले से घातक होगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान को अपने विवादित न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ एक डील करनी चाहिए या फिर बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य हमले का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं ईरान ने भी इसका जवाब दिया और कहा कि वो अमेरिका से बातचीत चाहता है, लेकिन शर्तों के साथ। वहीं दुनिया भर की और भी कुछ खबरें हम आपके लिए लेके आए हैं, नजर डाल लेते हैं अराउंड द वर्ल्ड में। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने देश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए मौजूदा मौद्रिक चक्र में ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इससे पहले अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने महंगाई दर 2% पर लाने का लक्ष्य रखा था। इटली के सिसिली द्वीप पर निसेमी शहर में तूफान के बाद हुए भूस्खलन से कई इमारतें खाई और झुक गईं। तस्वीरों में एक कार को खाई में लटका हुआ देखा जा रहा है। तूफान के बाद 1500 लोगों को वहां से निकाला गया है। वहीं पुर्तगाल में आए क्रिस्टियन तूफान से काफी नुकसान पहुंचा है। इसमें 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 8 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तूफान से सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। और आज मनी मंत्रा में बात कर रहे हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की, क्योंकि केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं। इस योजना के तहत अस्त्रकार, पत्थर तराशने वाले, मूर्तिकार, फिशिंग नेट निर्माता, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, राजमिस्त्री और ताला बनाने वाले लोगों को लाभ मिल सकता है। और आखिर इस योजना से क्या फायदा है और ये भी जान लेते हैं। दरअसल इससे कारीगरों की जो एडवांस ट्रेनिंग है वो मिलती है। ट्रेनिंग के दौरान रोजाना
500 रुपए स्टाइपेंड भी दिया जाता है कारीगरों को। और टूल किट खरीदने के लिए 15,000 रुपए कारीगरों को दिए जाते हैं। 18 महीने के लिए 1 लाख रुपए का लोन भी कारीगरों को दिया जाता है इसके जरिए, इस योजना के जरिए। साथ ही 30 महीने के लिए 2 लाख रुपए का भी लोन कारीगरों को दिया जाता है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना से ये तमाम फायदे जो इस समय कारीगरों को मिल रहे हैं, 30 महीने के लिए वो 2 लाख रुपए का लोन इस योजना के जरिए ले सकते हैं। तो कारीगरों की एडवांस ट्रेनिंग इसमें शामिल है इस योजना के जरिए। और आइए अब चलते हैं खेल जगत में, जान लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में क्या कुछ है खास। तो स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैच की T20 सीरीज के चौथे मुकाबले में विशाखापत्तनम में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 50 रन से हरा दिया। हालांकि मौजूदा सीरीज में कीवी टीम की ये पहली जीत रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त आर्यन सबालेंका का सामना यूक्रेन की एलिना से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला के सामने कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना की चुनौती होगी। इटली के यानिक सिनर ने पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को 6-3, 6-4, 6-4 से हराया। नोवाक जोकोविच भी पहुंचे सेमीफाइनल में, जहां इटली के लोरेंजो मुसेटी के बीच मैच से हटने के चलते उन्हें वॉकओवर मिला। यूएफए चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी की टीम ने प्रतियोगिता के अंतिम 16 में जगह बना ली है। टीम ने यह कामयाबी गैलेटस्रे की टीम को 2-0 से हराकर हासिल की। वहीं बार्सिलोना ने भी अंतिम 16 में जगह बनाई। और देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के बाद में अब बारी है मौसम की। नया सेवरा में अब बात करते हैं मौसम की और जानते हैं देश भर में मौसम का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और नया सवेरा में वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ खास झलकियों के साथ। जी हाँ, और आज की झलकियों की अगर हम बात करें तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर
कोलंबियाई नर्तकी और वहां के छात्रों द्वारा दी गई एक सुंदर प्रस्तुति के साथ आपको छोड़ के जाएंगे। आप लीजिए बेहद ही खूबसूरत और मनमोहक तस्वीरों का आनंद और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी संध्या और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC।